यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रिपरेशन बढ़िया हो चुकी है, लेकिन सीसेट में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्रैक यूपीएससी सीसेट 2026 इन 20 डेज। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो प्रैक्टिस सेशंस आपको करवाने वाला हूँ। 1500 प्लस क्वेश्चंस कवर्ड हैं इसके अंदर, जिसमें से 1000 सवाल नंबर सिस्टम के हैं। आपको बताएगा टोटल 80 सवाल आएंगे ना सीसेट के अंदर, तो 40 मैथ्स के, उसमें भी 25 सवाल किसके? नंबर सिस्टम के। और क्या फायदा है? 400 प्लस पीवाईक्यूज कवर्ड है, यानी कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल आपको एक जगह सीक्वेंस में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन में करने को मिलेंगे। 2015 से लेकर 2025 सारे के सारे कवर्ड है। 100% स्ट्रेटेजी है, फोकस प्रिपरेशन है, प्लान मेरा है, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, परफॉर्म आप करोगे अपने एग्जाम में। यूपीएससी सीसेट 2027 वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स होने वाला है कंप्लीट, इसको मैं पढ़ाऊंगा। लाइव बैच होगा, डेली आपको 1 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी और इवनिंग में आपको उसी क्लास का एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, यानी कि आप अपनी तैयारी को मॉनिटर कर पाओगे। आपका प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन मोड पर होगा, हमारी एप्लीकेशन भावना एजुकेशन हब पर। सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर्ड होंगे 2015 से लेकर 2026 तक, क्योंकि 2026 का पेपर भी तब तक कवर हो चुका होगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स में खुद पढ़ाऊंगा, कंप्लीट रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा और कंप्लीट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। 1 जून से बैच स्टार्ट होगा, बैच इज कंप्लीटली लाइव। फीस की 499 होने वाली है 1 जून से पहले। 1 जून के बाद इसकी जो फीस होगी वो 2999 होगी। 100% रिफंड पॉलिसी के साथ है। अगर आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपके सारे पैसे वापस होंगे। सीसेट क्वालिफाई करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। 5 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस मैं कर दूंगा। उसके बाद आपको 50 फुल मॉक टेस्ट कराऊंगा मैं, 80 क्वेश्चंस वाला, जिससे आपका पेपर होगा ऑनलाइन मोड पर होगा वो भी, और सारी की सारी तैयारी आपकी मैं मॉनिटर करूंगा, यानी कि आप मेरे सुपरविजन में तैयारी करोगे। आपको मैथमेटिक्स के दम पर ही मैं सीसेट का पेपर क्वालिफाई करवा दूंगा, लेकिन फिर भी हम रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे। अगर आपको इस बैच में एनरोलमेंट लेना है तो 1 जून से पहले आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसमें 100% सक्सेस के चांस हैं। एक बार ही तैयारी करनी है बस, उसके बाद हर बार आपका सीसेट क्वालिफाई होगा ही होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। सवाल नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 360। स्टार्टिंग के जो 3 सेशन करे उसमें क्या निकाला है हमने कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब देखो हमने स्टार्ट कर दिया सम। तो फैक्टर्स के बारे में जितनी जानकारी आपको चाहिए वो सारी की सारी मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से करा दूंगा। आपको अलग से नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिस में सारा चैप्टर आपका रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन उसकी शर्त एक रहेगी, क्लास बीच में एक भी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड होंगे। मैं सेशन इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका जो चैप्टर्स हैं वो भी तैयार होते रहें और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो उसने कहा व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 360। 360 के सभी गुणनखंड का आपको योग निकालना है। सभी का मतलब सारे के सारे इवन और सारे ओड। महेंद्र सिंह, देखो अब कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या कहा था कि 360 का आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके, तो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होता है सबसे आसान है इसका निकालना। सबसे पहले 36 का करो। 36 को लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 तिया 36। और 10 लिखना बहुत आसान है, 2 गुना 5 करके हम 10 लिख सकते हैं, इंटू 2 गुना 5। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, इनको मल्टीप्लाई करूं, तो ये 360 ही बन जाएगा। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि 2 की पावर लिखो। देखो 2 की पावर कितनी आ गई 3, इंटू 3 की पावर कितनी आ गई 2, और इंटू 5 की पावर कितनी आ गई 1। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, देखो अगर जब भी आप वीडियो देखोगे ये तो कमेंट जरूर करना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, इसके कितने होंगे। ठीक है, ये टोटल में क्या करते हैं, पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। इवन वाले में 2 की पावर को नहीं छेड़ते, बाकी में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं, और ओड वाले में तो 2 को ही छेड़ते। लेकिन हमें निकालना है सम, हमें निकालना है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। सभी गुणनखंडों का हमें योग निकालना है, सभी गुणनखंडों का हमें योग निकालना है। तो वो कैसे निकलता है, हमारे पास स्टार्टिंग में 2 की पावर 3 है। हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है 2 की पावर 3। तो मुझे 2 की पावर 0 से लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस, फिर 2 की पावर 1 लिखेंगे प्लस, फिर 2 की पावर 2 लिखेंगे प्लस, फिर 2 की पावर 3 लिखेंगे। यानी 2 की पावर 0 से तो स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हाईएस्ट पावर है वहाँ तक इसको लेकर जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 3 को पकड़ेंगे। 3 की पावर 0 करना 0 से स्टार्ट है, 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। फिर 5 को पकड़ लो, जो 5 है मेरा, देखो ये इसके आगे मल्टीप्लाई में चल रहा है, बीच में मल्टीप्लाई है ये 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1। जब आप सीख जाओगे तो इसे लिखने में सिर्फ 10 या 15 सेकंड लगते हैं। इसे सीखने में, इसे लिखने में सिर्फ 10 और 15 सेकंड से लगते हैं। ठीक है, देखो 2 की पावर 0 क्या होता है 1 प्लस ये 2 ही होगा, 2 की पावर 2 4 होता है, और 2 की पावर 3 8 होता है। 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है। किसी की भी पावर 0 तो 1 ही होता है भाई, 5 की पावर 0 5 होता है। इनको मल्टीप्लाई करना है बस, सिंपल। 8 और 4 12, 2 14 1 15, तो 15 गुणा 9 3 12 और 1 13 और गुणा 5 और 1 6।
तो भाई मेरे पास कितना आ गया, ये 90 गुना 13, और 13 नब्बे होते हैं 117, तो 1170 क्या होगा मेरे पास, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो देखो कल को भी हम इसका ही करेंगे, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ही करेंगे, परसों करेंगे सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, फिर 2 दिन वही करेंगे, फिर सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। तो मतलब मैं आपको 20 सेशन में पूरा नंबर ऑफ फैक्टर्स से खत्म कर दूंगा। सवाल नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 2 की पावर 222 गुणा 5 की पावर 333। बढ़िया सवाल है भाई ये, बढ़िया सवाल है। देखो अगर तुम्हें जीरो की चाह है, अगर तुम्हें जीरो चाहिए तो तुम्हें 2 की मल्टीप्लाई 5 में करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 दूनी कितने होते हैं 10। 2 की मल्टीप्लाई 5 में करो तुम्हें 10 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 तो 2 ले लूँ और एक 5 ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा 20। अगर मैं क्या लूँ, अगर मैं सिर्फ एक 2 लूँ, अगर मैं सिर्फ एक 2 लूँ और बाकी क्या लूँ, 2 5 ले लूँ, यहाँ पर एक चीज़ समझानी है आपको, बाकी 2 5 ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5 5 25 दूनी 50। यहाँ से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीख के जाओगे आप। देखो यहाँ पर आप गौर से देखना, देखो यहाँ पर 2 और 5 का कितने पेयर है, एक ही पेयर है, ये बेचारा सिंगल रह गया। यहाँ पर 2 और 5 के कितने पेयर है, ये बेचारा सिंगल रह गया। तो यानी कि 2 और 5 के जो एक पेयर बनेगा वो एक जीरो बनेगी, यानी कि 2 और 5 के जितने पेयर इतने ही जीरो, 2 और 5 के जितने पेयर्स उतनी क्या मिलेगी, मुझे जीरो मिलेगी। तो मेरे पास 2 और 5 का एक ही पेयर है, एक ही जीरो, 2 और 5 का एक ही पेयर है, एक ही जीरो। देखो अगर मैं ऐसे कर लूँ 2 गुना 2 और गुना 5 गुना 5, भाई 5 5 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, तो मुझे पहली बार 2 जीरो मिल गई। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, उसके लिए मुझे क्या बंद करना पड़ा, देखो 2 और 5 की एक पेयर यारी, 2 और 5 की एक पेयर, तो यहाँ पर 2 पेयर है, यहाँ पर पेयर कितनी है मेरे पास, 2 पेयर है, किसकी, 2 और 5 की। तो देखो पेयर बनानी पड़ती है जीरो के लिए, तो इस कंसेप्ट पहले मैं आपको पेयर बना के दिखाऊंगा और फिर डायरेक्ट आप सवाल कैसे करोगे, क्योंकि आप हो अभी जो बेसिक से चीजों को सीख रहे हो। डायरेक्ट इसका आंसर मार सकता हूं मैं डायरेक्ट, लेकिन आप क्या है कुछ सीख नहीं पाओगे, मुझे आपको सिर्फ सिखानी है चीजें। देखो अब देखो यहाँ पर अगर इसको मैं देखूं कि मैं कितनी पेयर बना सकता हूँ, फिर यहाँ से डायरेक्ट एक रिजल्ट निकालेंगे। अगर मैं सवाल की तरफ जाऊँ तो सवाल है 2 की पावर 222 और ये गुणा है, ये है 5 की पावर 333। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 की पावर 222 ऐसे लिख सकते हैं, इनटू, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 222 और इंटू 5 की पावर 111। मैं बार बार बोलता हूँ ये क्लास उन बच्चों के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो बिल्कुल जीरो हैं, यानी कि लाइफ में जो कुछ सीखकर अपना सीसेट का पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं। देखो मैंने इसको क्या करा, अगर कभी भी ए की पावर एम हो और इंटू ए की पावर एन हो तो ये ए की पावर एम प्लस एम बनता है, यानी कि अगर मेरे पास बेस सेम है, अगर आधार सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। देखो हमने क्या करा है, अगर यहाँ पर ये आधार सेम है तो इन दोनों पावर को मैं ऐड कर सकता हूँ और ये 5 की पावर 333 बन जाएगा। देखो 2 की पावर 222 और 5 की पावर 222, ये पेयर बना लेंगे, ये बन जाएगा 10 की पावर 222, 10 की पावर 222 और इंटू 5 की पावर 111। ये 5 की पावर जो 111 है ये रह गया सिंगल। अब देखो ध्यान देना, अगर 10 की पावर 1 है, अगर 10 की पावर 1 है तो वो 10 ही होता है, अगर 10 की पावर 2 हो तो वो 10 होता है, अगर 10 की पावर 3 हो तो वो 1000 होता है। यानी कि 10 की पावर जितनी भी होंगी उतनी ही मुझे जीरो मिल जाएंगी, उतनी ही मुझे जीरो मिल जाएगी। तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी है 222, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितनी मिलेंगी मुझे 222 मिलेंगी। एक इसमें कंसेप्ट और यूज हुआ है, देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप मेरे सामने बिल्कुल जीरो हो, जीरो बैठे हो, आप जीरो नहीं हो, मैं मान के चलता हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपकी नॉलेज अभी क्या है जीरो है। देखो ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा लिखा हो कि ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, यानी कि अगर कभी भी पावर सेम हो तो भाई मैं बेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये दो चीजें मैंने यहाँ पर यूज करी हैं। देखो यहाँ पर बेस क्या है 2 है, यहाँ पर बेस कितना है 5 है, पर पावर सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 10 की पावर 222। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है सर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक और करने की। तो आंसर कितना है 222। तो ये आंसर मुझे लिखना है अब डायरेक्ट, मुझे आंसर कैसे लिखना है डायरेक्ट, कैसे, अब देखो जरा, ये तो था कंसेप्ट, ये आया कहाँ से है, ये रहा नंबर ऑफ जीरो, कितनी आ गई भाई 2 2 और 2। अब देखो ये आया कैसे, ये कैसे आया तो मैंने आपको बता दिया। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो अगर कभी भी मुझे 2 और 5 मिल रखे हैं, अगर कभी मेरे पास 2 और 5 हैं और मुझे कभी भी उसमें नंबर ऑफ जीरोज बतानी है, तो जो संख्या में कम होगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज मिलती हैं, जो संख्या में कम होगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज मिलती हैं। जैसे 2 की पावर 222 गुणा 5 की पावर 333 है, तो इनके पेयर में कम 2 है, तो 2 की पावर 222 है, तो 222 मेरे पास नंबर ऑफ जीरोज होंगी। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उसका आंसर करेंगे, ठीक है। इसको 2 का ए के नाम से आप कमेंट करेंगे जब भी आप इस वीडियो को देखोगे। आपको बताना है 2 की पावर 443 और इंटू 5 की पावर 444 में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 100 का फैक्टोरियल। भाई ये प्रोडक्ट ऑफ का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, हिंदी में पढ़ो, 100 के फैक्टोरियल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि 100 का फैक्टोरियल जब आप सोल्व करोगे और सोल्व कर जो आएगा तो उसकी इकाई में क्या अंक होगा ये आपको बताना है। तो 100 का फैक्टोरियल आप ना तो किसी कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते और ना ही किसी और माध्यम से आप 100 का कैलकुलेटर निकाल सकते, जब सॉरी 100 का फैक्टोरियल निकाल सकते, लेकिन आंसर बताना है। देखो 100 का फैक्टोरियल, अगर मुझे 100 का फैक्टोरियल लिखना है
तो कैसे लिखा जाएगा? देखो सबसे पहले 1 का फैक्टोरियल, तो 100 के फैक्टोरियल ये बताना क्या है इसमें? ठीक है ठीक है, फाइंड द, देखो यूनिट डिजिट ऑफ द, देखो किसी भी चीज का फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल, इसमें तो 24 जीरो है, इसमें तो 24 जीरो है। अच्छा ट्रिकी सवाल था ये, मैंने जानबूझ के दिया था आपको ये सवाल। देखो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, बस ये हटा दो यहाँ से। तुम्हें 100 के फैक्टोरियल का इकाई का अंक बताना है, ठीक है, तुम्हें 100 के फैक्टोरियल का इकाई का अंक बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सवाल तो पढ़ दिए, मार दो आंसर इसका। कैसे? वो ऐसे, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, मैंने तुम्हें 100 के फैक्टोरियल बता दिया कि कितनी जीरो होती है? 24 जीरो होती है। यानी जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो इसमें 24 जीरो मिलेंगे तुम्हें लास्ट में। अगर 24 जीरो है तो इकाई का अंक तो सबसे लास्ट वाला अंक है, तो वो क्या होगा? जीरो, क्योंकि 100 का जो फैक्टोरियल होगा उसमें तो जीरो कितनी होती है? 24। जो 100 का फैक्टोरियल है, 100 का जो फैक्टोरियल है, उसमें नंबर ऑफ जो जीरोज होती हैं वो भाई 24 होती है। ये हमने सबसे पहली क्लास में करा था 24। तो जो यूनिट क्या है वो यूनिट डिजिट पूछ ले, कितनी होगी? जीरो। यूनिट, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हजार का अंक, 10,000 का, कोई भी अंक पूछ ले, सारे क्या होंगे? जीरो ही होंगे। भारत यादव, ए कैसे भारत जी? हमें बताना है इकाई का अंक 100 के फैक्टोरियल में, तो 100 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो 24 है, यानी कि लास्ट में 24 जीरो होंगी, तो लास्ट के सारे अंक जीरो है, इकाई का अंक भी जीरो है। अगर कभी कभी आपसे ऐसे कर ले एग्जामिनर पूछ ले फाइंड द 1000th डिजिट इन 100 का फैक्टोरियल, तो जीरो होगी, क्योंकि आखिरी की 24 जीरो में 24 डिजिट जीरो है, तो आंसर क्या होगा इसका? जीरो। इकाई का अंक क्या होगा उसमें? जीरो होगा। A quotient is 6 times the divisor and the divisor is 10 more than the remainder. If remainder is 20, find the dividend. सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था? तुम यहाँ पर क्वोशिएंट डिविडेंड में खो जाओगे। सबसे पहले यहाँ पर ABCD लिख लो, ABC। हमने मान लिया M बार टेबल चला है और यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? D। ये तो होता है मेरे पास डिविजर, ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर, ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। अब जो जो डेटा दे रखा है उसे उठाओ। इसने कहा है एक भागफल भाजक का 6 गुना है, भागफल है ये सी जो है वो 6 गुना है किसका? इसका, भाजक का, ठीक है, एक तो ये गिवन है। और इसने क्या कहा है? और इसने कहा है और भाजक शेषफल से 10 अधिक है। भाजक जो है वो शेषफल से 10 अधिक है, चलो ये भी ठीक है। और इसने कहा और शेषफल 10 है, सॉरी शेषफल 20 है, यानी शेषफल की वैल्यू कितनी है? 20 है। अगर ये 20 है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अगर ए की वैल्यू 30 है तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 गुना 30। 6 गुना 30 कितने होते हैं? 180। यानी मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कितना है? 180 है। और मुझे पता है, मैंने कल ही स्टार्ट किया था, ये जो बी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? ए गुणा सी और प्लस डी। यानी कि जो मेरा भाज्य होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस रिमाइंडर प्लस शेषफल होता है। भारत यादव ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। देखो बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करो सवाल में, बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करो यादव जी। देखो बी इज इक्वल टू, तुम्हें बी निकालना है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 180। सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 30। और शेषफल कितना है? 20। तो भाई मेरे पास ये 18 दिया 5400, तो 5420 आ गया। और 5420 तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। तो अवॉइड तुक्का, ठीक है यादव जी। अगला सवाल देखो, ये मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट किया है, ये अगले 3-4 दिन तक सवाल लूंगा मैं, और ये बहुत प्यारा सवाल है। इस पर यूपीएससी ने भर भर के सवाल पूछ रखे हैं, भर भर के। और भाई जो बच्चा चाहता है कि उसका लेवल और अच्छा हो, तो शाम को जो सेशन आता है 9 बजे, जिसे जनरली आज मैं 5 बजे करूंगा, उसको जरूर अटेंड करना। उसमें हम 10 मैथमेटिक्स के हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। सवाल पढ़ते हैं एक बार। 0.xy, देखो ये 0.xy नहीं है, ये इसको दिखा रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है के रूप में कितनी 2 अंक की संख्या है जहां x और y भिन्न भिन्न गैर शून्य पूर्णांक है। देखो हमें क्या बताना है? हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है जिसकी अंक x और y है, x और y अलग होने चाहिए और गैर शून्य होने चाहिए, मैं शून्य नहीं ले सकता। तो ऐसे मेरे पास कितने नंबर है? देखो ऑप्शन कितने हैं? 81, 90, 72 और 63। बच्चा क्या सोचेगा कि यार इतने नंबर तो मैं काउंट भी नहीं कर पाऊंगा, यानी मुझे टाइम कंज्यूम होगा करने में। लेकिन इनमें कुछ क्या होता है? लॉजिक होता है, और लॉजिक होता है सेम। अगर सेम लॉजिक होता है तो ऐसे ही क्वेश्चंस और बन सकते हैं। देखो इसने क्या कहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर ऑफ द फॉर्म 0.xy। ये xy दिखा रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स। करो उसको। देखो सबसे पहला नंबर तुम्हें क्या मिलेगा? देखो सबसे पहली बात है कि 10 डिजिट का नंबर, सॉरी 2 डिजिट का नंबर सबसे पहला कितना है? 10, और सबसे लास्ट का है 99। 2 डिजिट का सबसे पहला नंबर 10 है, आखिरी का है 99। ये कितनी संख्या है टोटल? ये संख्या कितनी है? ये टोटल 90 नंबर है। ये कितने नंबर है? 90। ये 90 नंबर है। इसमें से तुम्हें बाहर कौन से निकालने हैं बस वो देख लो। ये तो टोटल आ गए, इसमें से तुम्हें बाहर कौन से निकालने हैं? जिनके लास्ट में जीरो हो, क्योंकि तुम जीरो वाले नहीं ले सकते। यानी कि ना तो तुम 10 ले सको, ना तुम 20 ले सको, और ना ही तुम 30 ले सको, ना तुम 40 ले सकते, ना तुम 50 ले सकते, ना तुम 60 ले सकते, ना तुम 70 ले सकते, ना तुम 80 ले सकते, और ना तुम 90 ले सकते। जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये तुम उंगलियों पे बाहर निकाल दोगे सारे नंबर। तो मुझे ये पता चला कि मैं 10 नंबर तो ले नहीं सकता,
नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई, 9 नंबर है, 9 नंबर बाहर नहीं ले सकता मैं, ये 9 नंबर नहीं ले सकता, ये नंबर हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इनमें एक डिजिट शून्य है। अच्छा अब बताओ कमेंट करके कि और कौन सा नंबर हम नहीं ले सकते, और कौन सा नंबर हम नहीं ले सकते। देखो एक्स और वाई गैर शून्य तो है ही, पर अलग अलग भी हैं, डिस्टिंक्ट है अलग अलग। यानी कि तुम देखो इसमें 11 तो नहीं ले सकते तुम, 11 में दोनों डिजिट सेम है, ऐसी ना तुम 22 ले सको, ऐसी ना तुम 33 ले सकते हैं, और ना तुम 44 ले सकते। तो यहां से मान के चलो एक बहुत बेहतरीन सवाल की शुरुआत हो चुकी है, जो अगले 3 दिन चलेगा सवाल। ना तुम 77 ले सके, और ना तुम 88 ले सकते, ना तुम 99 ले सकते। तो मेरे भाई ये भी नो ही है, ये भी नो ही है, और रेड से क्यों लिख रहा हूँ, रेड होता है डेंजर जोन, ना तुम ये ले सकते। यानी कि तुम 18 नंबर नहीं ले सकते, उसके अलावा तुम सारे के सारे नंबर ले सकते हो। 90 माइनस इसमें से 18 घटा दोगे तो टोटल 72 ऐसे नंबर होंगे जो जो किस फॉर्म के होंगे, एक्स और वाई 2 डिजिट का नंबर होगा, एक भी शून्य नहीं होगा, और सारे के सारे डिजिट्स क्या होंगी, अलग होगी। 72। तो आज आपने एक अच्छे लेवल का सवाल किया है। 72 मेरा क्या है आंसर। 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के खत्म हुए। अब चलते हैं अपने अरिथमेटिक पर। पहला सवाल, इसने कहा ए और बी एक काम को 10 दिनों में करते हैं। ए और बी का मतलब ये है कि दोनों मिलकर एक काम को 10 दिनों में करते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। सभी का मतलब है तीनों, ए बी, बी बी, सी बी। देखो इसने कहा कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। फिर इसने कहा बी प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। फिर इसने कहा सी प्लस ए उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। मैंने तुम्हें पहले सेशन से बता रखा है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऐसा काम मानेंगे जो मेरा भाई 10 से भी कटे, 12 से भी कटे, और 15 से भी कटे, वो होगा 60। ये जो 60 है ना, ये होता है टोटल वर्क, जिसे बोलते हैं पूरा कार्य, पूरा कार्य, टोटल वर्क। आज मैं हिंदी में लिख रहा हूँ टोटल कार्य 60। अच्छा एक बात बताओ, अगर 60 काम है और ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो वो एक दिन में कितना काम करें, ये 6 करेंगे एक दिन में काम, ये 5 करेंगे, और ये 4 करेंगे। यानी 10 6 की 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ये है इनके द्वारा एक एक दिन में किया गया कार्य। ये जो 6 क्षमता है ना, ये इनकी है क्षमता। ये क्या है इनकी क्षमता, एफिशिएंसी बोलते हैं भाई क्षमता को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, इनकी क्षमताएं हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक आ गई, ये क्षमता दोनों की है। ए और बी की क्षमता कितनी है, 6 है, बी और सी की क्षमता कितनी है, 5 है, और सी और ए की क्षमता कितनी है, 4। पर मुझे क्वेश्चन क्या करना है, देखो टोटल जो वर्क होता है ना, टोटल वर्क वो होता है मेरे पास टाइम। अगर मेरे पास किसी का टाइम है और उसकी मेरे पास एफिशिएंसी है, अगर उसकी क्षमता है, तो मुझे टाइम निकालना है किसका, कि तीनों मिलकर, यानी जो ए भी है और बी भी है और सी भी है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, मुझे वो समय निकालना है। यानी मुझे टोटल वर्क को किससे भाग करना पड़ेगा, एफिशिएंसी से, किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई, यहाँ पर ये ए प्लस बी की क्षमता है, तो देखो अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो यहाँ पर ए 2 बार है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है, इज इक्वल टू 6 5 11 15, यानी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 15। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 15/2। यानी कि तीनों की जो क्षमता है वो 15/2 है। तो कैसे निकालते हैं काम, मुझे 60 काम करवाना है और तीनों की क्षमता कितनी है, 15/2। ये 2 जाएगा ऊपर, 15 8 120 8 दूनी 16, तो 16 दिन का समय लगने वाला है। 15 8 120 8 दूनी 16, 16 ऑप्शन में नहीं है, सॉरी 15 चौका 60, 15 चौका 60 8 दूनी 16, 120 कैसे दिख गया मुझे, 15 चौका 60 8 दूनी, सॉरी 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, 8 दिन भाई, 8 दिन इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। तो देखो हम क्या करेंगे, मैं पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क आपको डेली एक सवाल टाइम एंड वर्क का करा के करा दूंगा। हमने स्टार्ट किया 3 सेशन में, सिंपल सवाल, इसमें ए अलग, बी अलग, सी अलग। अब हमने जोड़े में करवा दिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसका ये संपूर्ण सॉल्यूशन है। टाइम एंड डिस्टेंस, देखो मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में लगातार 3 दिन तुम्हें एवरेज स्पीड पढ़ाई है, और आज एक एवरेज स्पीड पर बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करता है, और कार्यालय से अपने घर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस आता है। यदि वह अपनी यात्रा में कुल 90 मिनट का समय लेता है, तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है। देखो प्यारे बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। मान के चलो यहां पर इस आदमी का होम है, और ये घर से कहां जा रहा है, अपने कार्यालय, ऑफिस, ये इसका ऑफिस है। देखो पहले करूंगा इसको बेसिक से, फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा। मैंने मान लिया कि ये m किलोमीटर दूर है, ये m किलोमीटर दूर है, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और तो टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दूं, भाई मैं ऐसे करा रहा हूं सवाल कि कोई भी बच्चा कर सकता है इसको, कोई भी बच्चा कर सकता है। अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा।
मेरे पास ये डिस्टेंस कितनी m, एक आदमी m किलोमीटर गया और चाल कितनी है उसकी भाई, वो 20 से गया 30 से गया, 20 से गया, ये उसने टाइम लिया होगा, प्लस वापस भी तो m किलोमीटर चल कर आया 30 से, इज इक्वल टू इसमें इसने कितना समय लिया, 90 मिनट का समय लिया। और 90 मिनट को अगर घंटों में चेंज करूँ तो 3/2 घंटे होते हैं। घंटे क्यों लिए, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आर है, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आर है, तो टाइम भी घंटों में होगा, तो 3/2। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखो 30 और 20 50 m, 50 m अपॉन इनको मल्टीप्लाई कर दो 600 इज इक्वल टू 3/2। 0 से 0 खत्म, ये 12 बार कटेगा, 2 छिक्की 12 छित्ती 18, जीरो से 0 खत्म, 5 से कट करेंगे 12, ये 12 बार कटेगा पूरा, ये जो है 12 बार कट जाएगा, और 2 छिक्के होते हैं 12, तो भाई m की वैल्यू 18 है, m की वैल्यू कितनी है 18 किलोमीटर, यानी जो उसका ऑफिस है घर से वो 18 किलोमीटर की दूरी है, ये 18 किलोमीटर है, ये है संपूर्ण बेसिक। अच्छा ये 18 ही होगा, ये 18 ही होगा, यहाँ पर ये लग एक जैसा रहा, यहाँ से 1 मीटर क्या होगा, ये भाई ये रहा 18 किलोमीटर, और ये रहा आपका आंसर। अब देखो ये तो है बेसिक, लेकिन अगर सवाल को ऐसे निकालना हो तो भाई क्या करो, इसकी एवरेज स्पीड निकाल लो। अगले पेज पे कर देता हूँ सवाल, आपको जो PDF मिलेगी ये, आपको जो ये PDF मिलेगी वहाँ पर आप इसको, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो जो मेरी एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है, वो क्या होती है, वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल मतलब अगर आपको ये चीज पता है ना तो आपको पेन उठाना ही नहीं, देखो कैसे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड होती है। देखो क्या मैं इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं, मैंने आपको एवरेज स्पीड निकालना सिखाया था, जब कोई आदमी किसी दूरी पर जाता है और वापस आता है, जब कोई व्यक्ति कहीं पर जाएगा और वापस आएगा, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, 2 इंटू भाई 20 से गया और 30 से वापस आ गया, अपॉन, और 20 और 30 50, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं यहाँ पर x, अपॉन टाइम कितना लिया उसने 3/2, तो 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। देखो x की वैल्यू कर निकाल लें यहाँ से, भाई 0 से 0 खत्म, 5 चौक 20, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तिया 72, x की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब आप कहोगे सर आंसर तो क्या है, आप कहोगे सर आंसर तो 18 किलोमीटर है, पर टोटल डिस्टेंस है 36 किलोमीटर। भाई ये टोटल डिस्टेंस पता कौन सी है, ये आदमी घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया, तो टोटल तो ये 72, टोटल 36 चला है। देखो या फिर इसको ऐसे लिख लो, टोटल डिस्टेंस को देखो ऐसे लिख लो, भाई देखो हमने m माना था, m तो m किलोमीटर गया प्लस m किलोमीटर आया, यही तो टोटल डिस्टेंस चली है इसने। लेकिन इतना याद ना रख के क्या करो, सीधा मान के चलो टोटल डिस्टेंस उसने x चली, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई, तो बस क्या करो 36 का आधा कर दो, क्योंकि 36 तो टोटल डिस्टेंस है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, तो 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। अब देखो जरा डायरेक्ट कैसे हो सकता था, एवरेज स्पीड निकाल लो तुम इसकी, 2 गुना 20 गुना 30/50, तो 4 या 12 दूनी 24, एवरेज स्पीड 24 है। अगर एवरेज स्पीड 24 है और टाइम लिया उसने 3/2 घंटे, तो 24 गुना 3/2, 24 गुना 3/2 36, यानी वो 36 किलोमीटर चला है। अब 36 किलोमीटर में आना जाना दोनों है, तो मुझे तो एक बतानी है ना डिस्टेंस, तो कितनी हो जाएगी 18 किलोमीटर। मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि आपको एज का सवाल कराऊंगा बेहतरीन, ये वही बेहतरीन सवाल है एज का। और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज आपको मैं थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ चीज़ें। देखो 8 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अभिषेक एंड बंटी, एक अभिषेक है और एक बंटी है, 8 साल पहले इनकी जो एज थी उसका रेशो 16:11 था। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ी लंबी जाएगी, 16 और 11। और अगर आपको दोबारा देखनी है उसको तो भावना एजुकेशन हब की एप्लीकेशन पर ये अपलोड हो जाएगी तेज स्पीड के साथ, वहाँ पर आप इसको 30 मिनट में देख पाओगे। 16:11 है, 8 साल पहले, तो यहाँ बीच में कहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ पर कहीं प्रेजेंट होगा, और वर्तमान से 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स का मतलब है वर्तमान से 10 साल बाद, यानी कि +10। ये जो रेशो है कितना बन जाता है भाई मेरे पास 5 और 4, देखो हो गई ना गड़बड़ यहाँ पर 5 और 4। ये तो वर्तमान से 8 साल पहले, ये तो बड़े हो रहे हैं, पर यहाँ पर रेशो हो गया कम। पता वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ है क्योंकि दो आदमी की जो एज होती है उनका डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम। यहाँ पर इनकी उम्र में अंतर है 1 का, यहाँ पर इनकी उम्र में अंतर है 5 का, 16 और 11 में अंतर कितना है 5 का, और यहाँ पर 5 और 4 में अंतर कितना है 1 का, और अंतर होना चाहिए बराबर। तो बराबर कैसे करोगे, इसमें तुम 5 से गुना कर दोगे, यानी ये रेशो चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 5 25 और 5 चौक 20, ये पहले वाला रेशो हो गया कैंसिल। अब देखो गौर से देखना एक बात, ये आदमी 16 का था, इसका कुछ टाइम बढ़ा, ये 25 का हो गया, तो कितने पॉइंट बढ़ा, 9 पॉइंट, इसका ऑटोमेटिक 9 पॉइंट आएगा। 11 का था अब 20 का हो गया 9 पॉइंट, और ये 9 पॉइंट की वैल्यू बताया कितनी है, ये 9 पॉइंट की वैल्यू है यहाँ पर,
ये देखो, वर्तमान से 8 साल पहले, वर्तमान के 10 साल बाद, इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया 18 साल। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 साल। अब जो भी कुछ पूछेगा उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा अभिषेक की वर्तमान उम्र, ये है अभिषेक, तो अभिषेक की उम्र 16 पॉइंट नहीं 32 साल का है अभिषेक, पर ये 8 साल पहले है, 8 साल बाद कितना हो जाएगा, 40 साल का। अगर इसकी पूछता बंटी की, तो बंटी कितने का है, 22 साल का, तो यहाँ पर है, और 8 साल बाद कितने का हो जाएगा, 30 साल का। अगर इनकी उम्र का अंतर पूछता, देखो उम्र का अंतर कितना है, 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 10 साल। इतना पोस्टमार्टम हम सवाल का कर सकते हैं, आज नहीं करते, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी इनकी एज में डिफरेंस सेम ना हो, सबसे पहले आप एज का डिफरेंस क्या करोगे, इक्वल करोगे, वरना सवाल नहीं होगा। सवाल नंबर 9, इन एन एग्जामिनेशन 500 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन विच 60% of the students passed in science and 45% passed in English. If 25% passed in both, find the number of students who failed in both the subjects. आज इसने संख्या में पूछ लिया स्टूडेंट, आज इसने स्टूडेंट संख्या में पूछ लिए। देखो इसको ध्यान से देखना, एक बच्चे ने, मतलब एक स्कूल में 2 तरह के बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिए, और उसमें क्या हुआ, 60% तो साइंस में पास हुए, और भाई 45% किस में पास हुए, इंग्लिश में। तो जो साइंस है, साइंस में हुए 60% पास, और इंग्लिश में थोड़ी इनको करली पड़ गई, 45% ही बच्चे पास हुए। तो हमें बताना है संख्या में कितने बच्चे फेल हुए। ये पूरी 100% का होता है सेट, और जिसकी वैल्यू 500 दे रखी है, यानी साफ साफ जो 1% की वैल्यू है वो 5 है, 1% की वैल्यू 5 बच्चे हैं, 1% की वैल्यू 5 बच्चे हैं। अब ये चेक करो दोनों में कितने हैं, दोनों में कितने पास हैं, फिर क्या करेंगे, केवल साइंस में कितने हैं, फिर क्या करेंगे, केवल इंग्लिश में कितने हैं। देखो दोनों में कितने हैं, दोनों में 25% बच्चा पास है। ये ओनली साइंस है, ये जो ऑरेंज है ना, ये ओनली साइंस है, केवल साइंस, क्योंकि देखो ये पूरा गोला साइंस का है, लेकिन 25% बच्चे ऐसे हैं जो किस में पास हैं, जो इंग्लिश में पास है। तो केवल साइंस में कितने हो गए, 60 में से 25 घटा लो, तो 35% बच्चा कैसा है, जो केवल साइंस में पास है। और 45 - 25 यानी कि 15% बच्चा कैसा है, जो केवल किस में पास है, इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है भाई वो, ओनली इंग्लिश में। इसके अलावा सारे क्या होंगे, इसके अलावा सारे फेल होंगे। देखो पास होने की कंडीशन क्या हो सकती है, या तो बच्चा एक सब्जेक्ट में पास हो, या दूसरे वाले में पास हो, या दोनों में पास हो। इसके अलावा सारे क्या होंगे, फेल। तो फेल कितने, 35 और 25 ये 60, और 60 और 15 कितने होते हैं, 75। 60 और 45 है ना, 40, 45 और 35, ये हमने भाई 35 25 60, ये भाई 20 आएगा यहाँ पर ही ना, ये हमने थोड़ा गलत लिख दिया, क्योंकि पास और फेल बराबर बैठ रहे हैं, तो ये बैठेगा 20%, इसको 20 करो, ये 20% है जो ओनली इंग्लिश वाले हैं। देखो ये पूरा गोला किसका है, 60 का, 60 और 20 80, 80% बच्चा ऐसा है जो या तो एक में पास है, या क्या किसी दूसरे में पास है, या दोनों में पास है। तो उसके बाद सारे क्या है, फेल हैं। तो फेल कितने हैं मेरे पास, 20%, क्योंकि पूरा जो गोला है 100% का है। फेल कितने हैं, 20%, और 1% की वैल्यू कितनी है, 100। तो जो फेल होंगे वो कितने हो जाएंगे, 20 × 5, भाई 1% की वैल्यू 5 है ना, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो 100 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल है। मैंने इतना ये रंग बिरंगा पता क्यों लिखा है, मुझे इसमें आपको बहुत चीजें निकलवानी। देखो 1% की वैल्यू 5 है, अगर वो पूछता कि दोनों में कितने पास है, तो 25 × 5 = 125। अगर वो पूछता कि केवल इंग्लिश में कितने पास है, तो केवल इंग्लिश में 100 बच्चे पास है। अगर वो पूछता केवल साइंस में कितने पास है, तो 35% पास है, यानी 175 पास है। तो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, हर चीज के लिए क्या रहो तैयार। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 53 नेचुरल नंबर्स। लो भाई सवाल बड़ा बेहतरीन है ये, देखो नॉलेज देके जाएगा। प्राकृतिक संख्या 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये n। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, योग n, n + 1/2, और n क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। इसने पूछा है पहली, तो ध्यान रखना सम तभी होगा जब पहले से स्टार्ट होगा, पर हमें निकालना है एवरेज। और एवरेज क्या होता है, एवरेज में हम सम को किससे भाग करते हैं, योग बटे कुल संख्या n। सम कितना है, n + 1/2, और इसे n से ही भाग करना, तो n से n कट जाएगा। तो जो मेरे पास एवरेज कितना है, n + 1/2, यानी प्राकृतिक की जो संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होंगी, उसका जो एवरेज होगा वो n + 1/2 होगा, n + 1/2 होगा। तो मेरे पास कितने नंबर है, 53। तो एवरेज क्या होगा, 53 और 1 54, 53 और प्लस 1 54/2, तो ऑप्शन में 27 होना चाहिए। 27 क्या होगा मेरे पास आंसर। एवरेज में कुछ दिन तक ऐसे सवाल करेंगे, इवन नंबर, ओड नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, कुछ ऐसे सवाल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 11। लो भाई आज फिर मैदान है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 20 मीटर एंड 18 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग
द फील्ड एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फेंसिंग की बात क्या है यहाँ पर। फेंसिंग से क्या कहना चाहता है ये? देखो फेंसिंग का मतलब है जो, अगर तुम्हें मान के चलो तुम्हारा खेत है, तुम्हारा खेत है और तुम्हें चारों तरफ क्या करनी है, बाड़ करनी है, चारों तरफ क्या करनी है, बाड़ करनी है, तो क्या खर्चा आएगा? चारों तरफ क्या करनी है, बाड़ करनी है, तो क्या खर्चा आएगा? और खर्चा कितना है? 15 रुपये पर मीटर का। देखो इसने लेंथ जो दी है वो 32 मीटर दी है। अगर ये 32 मीटर है और इसने ब्रेड कितनी दी है? ब्रेड दी है इसने 18 मीटर। तो दिमाग ये लगाओ कि पेरीमीटर निकालने के लिए ये देखो, देखो यहाँ पर तुम्हें तार बाड़ लगानी है, ऐसे करके कुछ भी लगानी है, फेंसिंग करनी है, जिसका खर्चा 15 रुपये पर मीटर है। तो तुम्हें क्या चीज़ चाहिएगी? तुम्हें क्या चीज़ चाहिएगी? तुम्हें चाहिएगा इसका पेरीमीटर, तुम्हें इसका परिमाप चाहिएगा पूरे का। तो पेरीमीटर क्या होता है? इसका पेरीमीटर भाई, आयत का पेरीमीटर तीसरी क्लास में पढ़ लेता है बच्चा, ये होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। क्योंकि देखो ट्वाइस क्यों करा हमने इसको रटना नहीं है। अगर ये 32 है ना तो ये सामने वाली 32 है, अगर ये 18 है तो ये ब्रेड भी 18 है। यानी इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो 32 32 18 18, तो 2 कॉमन लेकर 32 प्लस 18 कर दो, तो 2 और 32 प्लस 18 होते हैं 50। यानी कि जो मुझे फेंसिंग करनी है टोटल 100 मीटर में करनी है, 1 मीटर का खर्चा 15 रुपये है, तो 100 मीटर का खर्चा कितना होगा? 100 गुना 15, यानी मेरे 1500 रुपये खर्च होने वाले हैं अगर मुझे तार बाड़ करनी है तो, अपने प्लाट खेत कुछ भी हो। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल करो। 11 सवाल किसके थे ये 11 सवाल थे मैथमेटिक्स के। अब करेंगे हम सवाल रीजनिंग के। 4 सवाल करेंगे रीजनिंग के, उसके बाद करेंगे सेशन नंबर 5वां कल। देखो इसने कहा है, मैंने कहा था जब भी डायरेक्शन का सवाल हो तो क्या बना लो? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बना दो सबसे पहले। सवाल ना कभी गलत होंगे ना गलत हो सकते। ये ईस्ट है भाई, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। और आपको आदमी को यहाँ खड़ा करना है बिल्कुल चौराहे पर। अब चलाओ इसको। इसने कहा अ मैन वॉक 30 किलोमीटर ईस्ट, 30 किलोमीटर ईस्ट में चला, ये रहा ईस्ट। कितना चला है भाई? 30 किलोमीटर चला है ये। तो भैया 30 किलोमीटर चला है टोटल। देखो तुम ऐसे जा रहे हो, अपने लेफ्ट मुड़ गया फिर ये, और लेफ्ट कितना चला है? 12 किलोमीटर। अपने लेफ्ट मुड़ के कितना चला है? 12 किलोमीटर चला है, ये चला है 12 किलोमीटर। अब यहाँ पर पहुंच चुका है ये। फिर इसने क्या किया? फिर इसने एक लेफ्ट और मारा। देखो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो लेफ्ट आपका ये पड़ेगा, एक लेफ्ट और लिया और ये चला पूरे 25 किलोमीटर। एक लेफ्ट और लिया इसने और ये कितना चला है? पूरे 25 किलोमीटर। ये चला है 25 किलोमीटर। हमें क्या बताना है? हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। तो ये यहाँ था भाई स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में कहाँ था? यहाँ था, और अब यहाँ है, तो कितनी दूर है ये बताना है हमें। मान के चलो अगर ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, तो हमें एम और एन के बीच की दूरी बतानी है, और बतानी है कि किस दिशा में है, डायरेक्शन कौन सी है। तो देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। तो देखो नॉर्थ ईस्ट मेरे पास इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर डी में नॉर्थ ईस्ट नहीं है, तो इसे बाहर कर सकता हूँ सिर्फ। यानी भाई डिस्टेंस निकालनी ही पड़ेगी, डिस्टेंस मुझे निकालनी ही पड़ेगी। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ। देखो कैसे, अगर इसको यहाँ पर मिला दूँ ऐसे, तो ये 90 डिग्री का कौन बनेगा? ये सारे 90 के होते हैं भाई। तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, तो ये 12 किलोमीटर है ये भी। अगर ये पूरा 30 किलोमीटर है, अगर ये पूरा 30 किलोमीटर है और ये 25 है, तो ये नीचे वाला भी तो 25 होगा, 25 किलोमीटर। अगर ये 25 किलोमीटर हो गया तो ये कितना होगा? 5 किलोमीटर। यानी एम से लेकर यहाँ तक ये पूरा 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर 12 किलोमीटर। तो ये तो भाई 5 12 13 बनता है। तो अगर मुझे एम एन की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे एम एन की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर द रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 और 25 कितने होते हैं? 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13। तो ये 13 किलोमीटर आ गया। वैसे भी 5 12 13 क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट। तो भाई ये 13 किलोमीटर है पूरा। तो 13 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो ये भी 14 है, ये 15 है, ये मेरे पास मेरा आंसर है। देखो हमने डायरेक्शन का हल्का हल्का सा लेवल बढ़ाना शुरू कर दिया। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और बेहद आसान सवाल है। अगर आपको नंबर्स की पोजीशन पता है तो आप सवाल आसानी से कर दोगे, आप सवाल आसानी से कर दोगे, वरना नहीं हो पाएगा। देखो इसने लोयन को LION, इसने लोयन को लिखा है कितना? 50। इसने लोयन को लिखा है 50। इसने टाइगर, टाइगर अभी जिंदा है, इसने टाइगर को क्या लिखा है? 65। तो बताना है हॉर्स को क्या लिखेगा? हॉर्स को ये क्या लिखेगा? हॉर्स को ये क्या लिखेगा वो देखते हैं। देखो भाई लोयन को 50 लिखा है। देखो सबसे पहले क्या करो, इनकी नंबरिंग चेक करो। देखो एल आता है 12 नंबर पर,
ये आता है 9 नंबर पर, ये आता है 15 नंबर पर अल्फाबेट में, और ये आता है 14 नंबर पर। अगर इनको तुम ऐड करो 12 9 21 और 15 14 29, यानी इनको ऐड कर 50 आ रहा है, यानी कि इनकी जो पोजीशन है ना, इनकी पोजीशन ऐड कर रखी है। देखो टी आता है 20 पर, आई आता है 9 पर, जी आता है 7 पर, ई आता है 5 पर, और आर आता है 18 पर। यहाँ से क्रॉस चेक हो जाएगा, 18 5 23 30 और 20 और 9 भाई 18 और 5 23 और 7 30 30 और 20 50 और 9, ये तो 659 आ रहा है। 12 9 21 15 36 ऊपर सही है, 14 50। अच्छा इसको चेक करते हैं हॉर्स को एक बार। एच आता है 8 पर, ओ आता है 15 पर, आर आता है 18 पर, एस आता है 19 पर, ई आता है 5 पर। 19 और 5 24, 24 और 18 42, 42 और 8 50, 50 और 15 65। तो ये आंसर 65 है इसका। ये उल्टा हो गया होगा, ये हॉर्स को 65 लिख रखा होगा, इसने टाइगर पूछा होगा। तो ये इसका सम करो, 18 और 5 23, 23 और 7 30, 30 और 9 39, ये 59 करो भाई। इसको करो 59। पहले करेक्शन करो हल्का सा, बहुत दिनों के बाद सवाल गलत आया कोई। इसको करो 59 और आंसर बताना है मुझे बस। तो सवाल आपका कुछ इस तरीके से है कि इसने क्या किया, इसने लोयन को लिखा 50, 12 और 9 21 और 15 कितने होते हैं 15 14 29, ठीक है। इसने टाइगर को लिखा 59 59, ठीक है। तो हॉर्स को बताना है, हॉर्स कितना आएगा 65, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है, ठीक है। हॉर्स को क्या लिखा है इसने 59। तो 19 और 5 24, 42 और 8 50 और 15 65। लो भाई आखिरी सवाल रैंकिंग का, नहीं ये तो सीरीज चलेगी, अभी तो सीरीज है, फिर इसका सवाल रैंकिंग का होगा। देखो 5 11 23 47 और 95। रीजनिंग के सवाल तो कभी कभी लिखते लिखते समझ आते हैं। देखो अगर तुम 5 से 11 देखो तो लगभग डबल है, ये भी लगभग डबल है। तो डबल में देखो कुछ ऐड हो रहा है। देखो 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47, 47 दूनी 94 और 1 95। तो 95 का डबल करके उसमें एक ऐड करना, और 95 का डबल कितना होता है 190 और गुना 100, यानी इसने क्या करना है 95 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है और उसमें एक जोड़ देना है, यानी आंसर आएगा 191। 191 क्या होगा मेरे पास मेरा आंसर। लो भाई आज रैंकिंग का थोड़ा अच्छा सवाल लिया है मैंने, लेफ्ट राइट कराते तुम्हें बहुत दिन हो गए, अब थोड़ा अच्छा सवाल है। सवाल पढ़ो पहले। इसने कहा लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। ये मान के चलो कोई पंक्ति है, पंक्ति है, इसमें एक लेफ्ट एक राइट है। तो ये तो लेफ्ट है और ये एक राइट है। बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा करने का। तो इसने कहा कि जो ए है वो बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो देखो बायां छोर किधर है, इधर है, इधर से 12वें स्थान पर है, यहाँ पर है ये ए। तो जो ए की पोजीशन है वो 12th है, वो 12th है, यानी कि इससे पहले टोटल 11 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं। फिर इसने कहा और बी दाएं ओर से 15वें स्थान पर है, एक बी बैठा है, ये 15वें स्थान पर है, यानी इससे इधर टोटल 14 बच्चे बैठे हैं, इससे इधर टोटल 14 बच्चे बैठे हैं। इसने कहा यदि वे अपना स्थान बदल लें, अगर बी तो आ जाए यहां पर और ए आ जाए यहां पर, तो ए बाएं ओर से 20वें स्थान पर आ जाएगा। अब ये बाएं ओर से 20वें स्थान पर है, 20th पोजीशन पर, यानी इससे पहले 19 बच्चे हैं, टोटल 19 बच्चे हैं। तो टोटल मुझे बताना है कि कितने बच्चे बैठे हैं। अब देखो ये रहा ए तो फिक्स हो गया, ए से पहले 19 है और ए के बाद 14 है, तो 19 और प्लस 14, 19 प्लस 14 और प्लस 1 ए भी तो है, तो 19 14 33 और 1 34। तो 34 क्या होगा मेरे पास सवाल का आंसर, यानी पंक्ति में टोटल 34 लोग हैं। दोबारा देखो ए 12वें पर है खब्बी तरफ से और बी 15वें पर है इधर राइट तरफ से। तो ए से पहले 11 होंगे, बी से पहले 14 होंगे, ठीक है। इन्होंने पोजीशन इंटरचेंज करी तो ए यहाँ पर आ गया। अब ए लेफ्ट से 20वें स्थान पर, इसका मतलब इससे पहले 19 बच्चे हैं। तो देखो 19 तो ये हो गए, एक हो गया 20 और 14 ये 34, मेरे पास क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो भाई ये जो कंप्लीट कोर्स है यूपीएससी सीसेट 2027 वाले बच्चों के लिए कंप्लीट लाइव होने वाला है, आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। अब आपसे मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।